माय डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास में हम सामान्य ऐसे के ही दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। इसका दूसरा भाग है आणविक दायित्व। संयुक्त दायित्व एवं आणविक दायित्व की संकल्पनाओं में क्या भेद है। जहाँ संयुक्त रूप से अपराध में भाग लिया जावे वहाँ संयुक्त दायित्व लागू होगा। संयुक्त दायित्व को लागू करने के लिए जिस तत्व को लागू करते हैं वह है अपराध में भागीदारी। जबकि आणविक दायित्व का नियम यह है कि यद्यपि किसी व्यक्ति ने अपराध के किए जाने में भाग नहीं लिया हो तो भी वह ऐसे अपराध के किए जाने में भागीदार हो जाता है तथा उत्तरदायी ठहराया जाता है। विधि की दृष्टि में इस सिद्धांत को आणविक दायित्व के नाम से पहचाना जाता है। अर्थात यदि किसी अपराधी ने अपराध में भाग नहीं लिया तब भी वह उस अपराध के लिए उत्तरदायी माना जाएगा यदि उसने सामान्य आशय के अग्रसरण में कार्य किया है। आणविक दायित्व का जो नियम है वह धारा 141 विधि विरुद्ध जमाव और धारा 149 कई व्यक्तियों के द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में किए गए अपराध के संबंध में इन दोनों धाराओं में आणविक दायित्व का सिद्धांत लागू होता है। अभी लेटेस्ट का एक केस है गोडप्पा बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक AIR 2013 सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में उच्चतम न्यायालय के द्वारा सामान्य आशय के निम्नलिखित तत्व बताए गए अर्थात सामान्य आशय का पता निम्नलिखित बातों से लगाया जा सकता है। वह रीति जिसमें अपराध कार्य किया गया, घटना के ठीक पूर्व एवं ठीक पश्चात अभियुक्त का आचरण कैसा था, उस व्यक्ति के साथ संबंध जिसके विरुद्ध अपराध कारित किया गया, हथियार की क्या किस्म थी, चोट और क्षति की कैसी प्रकृति थी। सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में क्या अंतर है। भारतीय दंड संहिता की धारा 149 में सामान्य उद्देश्य के बारे में प्रावधान किया गया है जबकि धारा 34 में सामान्य आशय के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार विधि विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य के अग्रसर में किए गए किसी एक सदस्य के कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। इस प्रकार सामान्य आशय एवं सामान्य उद्देश्य में सबसे बड़ी जो समानता है वह यह है कि व्यक्ति उस अपराध के लिए उत्तरदायी होता है जो कि उसके द्वारा स्वयं नहीं किया गया है। फिर भी इन दोनों में निम्नलिखित अंतर है। सामान्य आशय विधि विरुद्ध जमाव के सभी सदस्यों के सामान्य आशय जो है से भिन्नता नहीं, विधि विरुद्ध जमाव के सभी सदस्यों के आशय में भिन्नता नहीं होती सामान्य आशय के मामलों में। जबकि सामान्य उद्देश्य के मामलों में विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों का उद्देश्य तो एक ही होता है लेकिन उनके आशय भिन्न भिन्न हो सकते हैं। सामान्य आशय में योगदान एक आवश्यक तत्व है जबकि सामान्य उद्देश्य में यह एक निष्क्रिय तत्व है। सामान्य आशय में आशय का पूर्व नियोजित होना आवश्यक है जबकि इसमें सामान्य उद्देश्य में पूर्व नियोजित आशय आवश्यक नहीं होता। इसमें मात्र यह सिद्ध कर दिया जाना पर्याप्त है कि सदस्यों के भीतर समान प्रकार का उद्देश्य था। सामान्य आशय स्वयं किसी अपराध का सृजन नहीं करता जबकि सामान्य उद्देश्य एक विशिष्ट अपराध का सृजन करता है। संयुक्त दायित्व जब कोई अपराध कार्य समान आशय से कारित किया जाता है तब ऐसे अपराध के लिए सभी व्यक्ति मुख्य अभियुक्त की तरफ उत्तरदायी होते हैं। धारा 34 और धारा 149 में निम्नलिखित अंतर भी हम देख सकते हैं कि धारा 34 के अंतर्गत कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए जबकि धारा 149 के अंतर्गत कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए। धारा 34 के अंतर्गत 2 व्यक्तियों से अवैध सभा का गठन होता है जबकि धारा 149 के अंतर्गत 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव अवैध होता है। नंबर 3 है धारा 34 किसी प्रकार का आणविक दायित्व उत्पन्न नहीं करती है जबकि धारा 149 के अंतर्गत आणविक दायित्व उत्पन्न हो जाता है। धारा 34 में कार्य सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है जबकि धारा 149 में कार्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किया जाता है। इसी प्रकार धारा 107 जो दुष्प्रेरण के मामले में है उसमें भी
इस सिद्धांत को हम लागू कर सकते हैं। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई अपराध कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करता है तो ऐसी उत्प्रेरणा को दुष्प्रेरणा कहा जाता है। और ऐसी दुष्प्रेरणा या तो उकसाकर या षड्यंत्र में भाग लेकर या अपराध में सहायता करके हो सकती है। दुष्प्रेरण जो है एक स्वतंत्र और पृथक अपराध है, इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति के द्वारा वह अपराध किया जावे। लिहाजा जैसे ही दुष्प्रेरण की जाती है, दुष्प्रेरक व्यक्ति उस अपराध के लिए उत्तरदायी हो जाता है। दुष्प्रेरक का दायित्व कितना होगा, यह दुष्प्रेरण के परिणाम पर निर्भर करता है। इस संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 141 आणविक दायित्व का नियम लागू करती है और भारतीय दंड संहिता यह धारा केवल इसलिए दुष्प्रेरक को उस अपराध के लिए दायी बनाती है कि वह उस अपराध के समय उपस्थित था, चाहे उसने अपराध किए जाने में भाग नहीं लिया हो। धन्यवाद।